बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलामुअलैकुम और मैं हूँ अबू ज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। साथ साथ चूँकि आजकल एक ही बात है, एक ही इशू है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है कोरोना इशू, और आप सब जानते होंगे केसेस बढ़ रहे हैं। जैसी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी, केसेस के नंबर भी बढ़ गए और रोज़ ही रिकॉर्ड बन रहा है। इसका एतराफ़ तो मुआवने खसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब भी कर चुके हैं। कल उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जितनी हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे केसेस उतने ही बढ़ते जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान में ओवरऑल 85,000 प्लस केसेस हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4600 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। करीबन 20,000 के करीब ये टेस्ट किए गए थे। कोरोना सिचुएशन में अब नई पॉलिसीज क्या आएंगी, आवाम को कैसे बिहेव करना है, सूरत हाल किस कदर क्रिटिकल होती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक अहम इशू जो आज मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी होगा और उस पर बात भी होगी, अभी आप उसकी ब्रेकिंग भी देख रहे थे, वज़ीर आला सिंध नैब ऑफिस पहुंच गए हैं, उस पर भी हम अपडेट्स लेंगे। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब के रडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने सोलर लाइट्स और जाली अकाउंट्स केस में आज तलब कर लिया। नैब ऑफिस पहुंच गए। कराची में मिट्टी का तूफान और तेज बारिश, दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं, छतें उड़ गईं, 4 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोरोना वायरस का जोर पाकिस्तान में बरकरार, मजीद 82,000 लोग मुतासर हुए। हलाकतों की तादाद 1,770 हो गई। एक रोज में 4,688 नए केसेस सामने आए। कोरोना से बढ़ता जानी नुकसान, हुकूमत हो गई है परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कहा लोग बाज ना आए तो सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना से खुद ना बचना खुदकुशी और दूसरों को ना बचाना कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत और अवाम अपना गैर संजीदा रवैया तर्क कर दें। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी के पाकिस्तान स्टील्स के हजारों मुलाजमीन पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई। 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी दे दी गई है। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आला सिंध नैब के रेडार पर आ गए हैं। इस वक्त नैब ऑफिस पहुंच गए हैं वो, और आपको बताएं नैब रावलपिंडी ने सोलर लाइट्स और जाली अकाउंट्स के केस में आज उन्हें तलब कर रखा था और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त नैब के ऑफिस पहुंच गए हैं और बाकायदा उनकी फिर अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो थे और ऑपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी नैब ने बुलाया। फिर उनको तो अलबत्ता अभी वक्त मिल गया है 17 जून तक का, लेकिन अब ये देखना होगा कि मुराद अली शाह के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन एक जानिब कोरोना क्राइसिस है तो सब निमट रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सब तमाम, लेकिन दूसरी जानिब नैब भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए इस वक्त सिचुएशन को हैंडल कर रहा है अपने तौर पे, अपने अंदाज में। तो सकीर चौधरी जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे कि क्या मामला है, किस तरह से सारी सिचुएशन को इस वक्त डील किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से खुसूसी तौर पर। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको कैसे देखा जा रहा है, खास तौर पर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, जबकि हम सब जानते हैं कि हर प्रोविंस हर जगह अपने अपने तरीके से पॉलिसीज बनाकर इस हवालों से बहुत सी चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक मोटिव रहा है कि वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर फोकस रखेंगे, तो इसी अकाउंटेबिलिटी के जुम्मे में जो केसेस नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है उस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध को आज तलब किया गया है। उन पर इल्ज़ाम गैर कानूनी ठेके देने का भी है, फिर सोलर लाइट्स का केस है, जाली अकाउंट्स का केस है। इस हवाले से हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फायजा मलिक साहिबा भी मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फायजा साहिबा, सबसे पहले तो ये कहिएगा क्या ये मुनासिब वक्त है इस तरह के इकदामात का? नैब ने वज़ीर आला सिंध को तलब किया, वज़ीर आला सिंध तो पहुंच गए हाजिरी के लिए और इस वक्त वो नैब ऑफिस भी पहुंच गए हैं, बट आप क्या समझती हैं कि इस पैंडेमिक में ये सब भी होना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझती कि जिस तरह के इस वक्त क्राइसिस हैं उसमें किसी सूबे के और खास तौर पर उस सूबे के वज़ीर आला जिसका ताल्लुक अपोजिशन की जमात से हो, उनको इस तरह से तलब करना, और फिर ऐसा वजीर आला जिसकी कारकर्दगी बाकी सूबों के वजीर आला की निस्बत बेहतरीन रही और इस पैंडेमिक में उन्होंने हर तरह से
कोरोना वायरस जो है उससे लड़ने के लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने अपने सूबे के वजीर आला होने की हैसियत से खुद साबित कदमी से फैसले किए। और फायदा साहिबा, आपने वजह फरमाया कि जो उनकी कारकर्दगी है वो भी सबके सामने है, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चनेबल इस वक्त सिचुएशन है कि नैब ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया, अब मुराद अली शाह साहब को बुला लिया है। अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया जाता है कि जिसमें इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की जाए, गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जाए, तो क्या आप इस हवाले से तैयार हैं? पीपल्स पार्टी में कोई मीटिंग हुई है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई गिरफ्तारी का ऐसा इरादा या कोई बात है। अगर ऐसा कुछ होगा तो यकीनन ये जानबूझ के सिंध के लोग जो हैं उनके लिए क्राइसिस पैदा करने की एक कोशिश होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम इस वक्त जो क्राइसिस की सिचुएशन है उसमें मजीद क्राइसिस जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं। और ये जो नैब के केसेस में इस तरह तलबियां हैं इस वक्त इस माहौल में, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये वफाकी हुकूमत की कारस्तानी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए और ना इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश है, क्योंकि जो इस वक्त चीनी स्कैंडल का इतना बड़ा केस सामने आ चुका है उसमें तो कोई पेशरफ्त नैब ने नहीं की जिसपे फौरी तौर पे होनी चाहिए थी। वो तमाम लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मास्क लगा के वहाँ पे कैबिनेट में बैठ के काम कर रहे हैं। ये जो आप अभी जिस बात का रेफरेंस दे रही हैं, जिस केस का जिक्र कर रही हैं, उस पर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जितने रहनुमा हैं, जितने नुमाइंदगान हैं, वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कार्रवाई हो। लेकिन वहीं पर अगर 28 केसेस मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के ऊपर और उसमें से 2 के ऊपर आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है, तो ये सिर्फ कारस्तानी का नाम तो नहीं दिया जा सकता जैसे अभी आपने जिक्र किया। अगर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और क्लियर चिट है, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं, बेसाख्तगी नहीं, तो क्या हर्ज है नैब की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने का? नैब की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने से तो पीपल्स पार्टी ने कभी इनकार ही नहीं किया। हम तो हमेशा हिस्सा अदालतों का भी बने हैं, हम अदालतों में भी पेश हुए हैं, नैब ने बुलाया तो नैब में भी पेश हुए। हमने तो कभी इनकार नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ कि इस वक्त शदीद क्राइसिस है और एक सूबे का वजीर आला है जिसको आप उसकी अपनी असल ड्यूटी से वहाँ के अवाम को वहाँ से बचाने और दिन रात वहाँ पे यकसुई से काम करने से हटा के आप पिंडी में तलब कर रहे हैं कराची से, और वो उसको आना पड़ रहा है। ये बात कर रही हूँ। ये जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में आप किसी बंदे को अपनी ड्यूटी से हटाते हैं और उसे हटा के आप तलब करते हैं, ये गलत बात है। इसको डिले भी किया जा सकता था, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही थी। ठीक है फायदा साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि इस केस को डिले किया जा सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन जो चल रही हैं उनको डिले किया जाए, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? एक हुकूमत है आपकी सिंध में, ओवरऑल आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है, इसके अलावा दीगर मामलात भी हैं, फिर नैब केसेस भी हैं। इस वक्त क्या डायरेक्शंस क्या हैं, मोरल कैसा है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का वहाँ पर? देखिए, मोरल बिल्कुल सही है और हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोरोना क्राइसिस जो है उसके ऊपर हुकूमत तवज्जो दे रही है और बिल्कुल हमारा इस वक्त किसी और चीज की तरफ हम प्रेफरेंस ही नहीं समझते कि कोई और चीज इस वक्त सिंध के वजीर आला जो है उसके आगे कोई प्रायोरिटी जो है वो हो सकती है, सिवाय इसके कि कोरोना क्राइसिस से सिंध के लोग जो है उनको किस तरह महफूज रखा जा सकता है। एंड आई थिंक दिस शुड बी प्रेफरेंस, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी प्रेफरेंस होनी भी यही चाहिए। फायजा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा वहाब, शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या कहिएगा, नैब पहुंच गए हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो उनको बुलवाया गया है, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर इकदाम था नैब की तरफ से इस सिचुएशन में, खास तौर पर जबकि हर सूबा खास तौर पर सिंध जहां पर केसेस सबसे ज्यादा हैं कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं? देखिए, हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है इन तमाम केसेस के हवाले से वो बड़ी क्लियर है कि हम तमाम तरह की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फेस करने को तैयार हैं। हमारी क़यादत ने माजी में भी तमाम इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन को फेस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ में सुलझ किया। लेकिन ये जो टाइम है, जिस टाइम पर हर हुकूमत की, हर लीडर की इस वक्त तरजीह है कि किस तरीके से आप अपनी आवाम को कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं,
अगर इस सिचुएशन के अंदर कौमी लीडरान को, वो लोग जो कि हुकूमती मामलात को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, कोरोना वायरस की स्ट्रैटेजी को लीड कर रहे हैं, अगर आप उनको इस तरीके से मैं समझता हूँ बुलाएंगे तो टाइमिंग इसकी इनअप्रोप्रिएट है। इन केसेस के ऊपर माजी में भी हमने फेस किया, एक बार फिर कर लेंगे, वो इशू नहीं है, बट मैं समझता हूँ मैसेज बड़ा गलत जाता है कि इस टाइम पर जब कौम को मुत्तहद होकर मिलकर काम करने की ज़रूरत है, इस तरह की कार्रवाइयाँ जो कि ऑपोजिशन सेंट्रिक हैं, ऑपोजिशन फोकस्ड हैं, उस पर हमें बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त सिचुएशन शायद आपको लग रहा है कि इस वक्त ऐसी मुनासिब नहीं थी कोरोना की वजह से, लेकिन नैब ने तो शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया, अपोजिशन लीडर हैं वो, इसके अलावा दीगर केसेस भी नैब इस वक्त देख रहे हैं। नैब की कार्रवाई में तो कोई इस वक्त जिससे कहते हैं सस्पेंशन नहीं आया, वो अपनी रूटीन में काम कर रहा है। तो ये बताएं कि इस वक्त ये क्या इशू है कि इस्लामाबाद बुला लिया या फिर सिंध में ही बुलाना चाहिए था? ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, वज़ीर आला हैं, वो जा सकते हैं, आज ही वापस भी आ जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे टाइम पर जब सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो हैं वो ऑनलाइन उस पर चल रहे हैं, वीडियो लिंक के जरिए चल रहे हैं, तो अगर कोई तफ्तीश करना इतना नागुज़ीर था, इतना ज़रूरी था, तो मैं समझता हूँ कि स्काइप पर भी इस तरह की इंटरोगेशन हो सकती है। अगर सवालात हैं जिसके ऊपर जवाब चाहिए तो आप सवालनामा भी भेज सकते हैं। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है, तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि आपकी तरजीहात को फोकस कर रहा है कि किस तरीके से शायद। अच्छा, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा वहाब साहब, जब दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है इस पेंडेमिक में, और इतनी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि आप वीडियो लिंक के जरिए बात कर सकते हैं, और फिर आपने ये भी कहा कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बिल्कुल ठीक कहा कि आप वीडियो लिंक के जरिए, अगर इतनी नागुज़ीर थी इन्वेस्टिगेशन करना, तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या मकसद हो सकता है इन पर्सन बुलाना वज़ीर आला सिंध को ऑल द वे कराची से रावलपिंडी? कोई हिडन मीनिंग नजर आ रहा है इसमें आपको? देखिए, मकसद के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या मकासद हैं, बट मैं समझता हूँ कि जो तर्ज अमल है ये अनफॉर्चुनेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स की इस तरीके से तजलील करना, इस तरीके से उनको जो उनका काम है उससे डाइवर्ट करना, ये इनअप्रोप्रिएट चीज़ है, और मैं समझता हूँ हमें सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से हम क्या मैसेज लोगों को दे रहे हैं। इस टाइम पर मैं समझता हूँ पूरी कौम को मुत्तहद होकर एक ही चीज़, हमारा सबसे बड़ा इशू है, हमारे सर्वाइवल की जंग है, वो कोरोना वायरस है। और मैं फिर कहा कि हम कभी इन्वेस्टिगेशन से इंक्वायरी कर रहे हैं, यही वजीर आपकी बात सही है कि इस वक्त आपको लग रहा था कि इट वाज नॉट द राइट टाइम, कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो उनको सिंध में ही अगर स्काइप पे बात कर ली जाती तो वो अच्छा एक इकदाम होता। मुर्तज़ा साहब, एक और इसी से सिचुएशन, जिस तरह से आपने कहा इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना क्राइसिस की, क्या बताते हैं आप कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो आपके सोर्सेज हैं, कि क्या कुछ कंट्रोल में आ रही है बात? क्योंकि पंजाब में तो केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। सिंध में इस वक्त क्या सिचुएशन है? कुछ केसेस में कमी आई है या रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड ही बन रहे हैं? देखिए, सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है, और रोज़ाना की बुनियादों पर जो हमारे पास रिकॉर्ड आता है, ना सिर्फ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, बल्कि अमवात में बड़ा तेजी से इजाफा हो रहा है। ये शो करता है कि लॉकडाउन में नरमी का फैसला, लॉकडाउन को ख़त्म करने का फैसला जो है वो शायद बेहतरीन फैसला नहीं था। सिमिलरली ये भी शो करता है कि शहरी जो है वो हुकूमत की दी हुई SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शहरियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके अपने बेहतरीन मफाद में है कि वो समाजी फासला इख्तियार करें, एहतियात करें, अदरवाइज ये जो वबा जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई है, उसी तरह की तशवीशनाक सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में भी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही। और मुर्तज़ा वहाब साहब, जाते जाते थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि केसेस आपने कहा बढ़ते जा रहे हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है, क्या हमारे हेल्थ रिसोर्सेज इस काबिल हैं कि खुदा ना खास्ता मजीद हालात तशवीशनाक हुए तो हम स्टेबल रह सकेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका का है, बरतानिया का है, इटली का है, स्पेन का है, चाइना का है। इन डेवलप मुमालिकों के अंदर कोरोना वायरस का सामना नहीं कर पाए इनका हेल्थ केयर निज़ाम, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये चीज़ उम्मीद करना एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि तमाम मलबा हेल्थ केयर पर डाल देना वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
एहतियात करनी चाहिए और बचाव वो वाहिद तरीका है इस वबा से बचने का। ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने हमें बताया इस वक्त सिचुएशन क्या है। और डेफिनेटली कोरोना की हौसला अफजा नहीं है, लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब इस वक्त नैब के ऑफिस में हैं, वहाँ पर जवाब दे रहे हैं सवालात के। तो सगीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। सगीर चौधरी, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मुराद अली शाह साहब से सवालात हो रहे हैं? जी देखें, मुराद अली शाह जो हैं वो इस वक्त जो नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है CIT उसके सामने पेश हो चुके हैं और ये ओल्ड हेडक्वार्टर है वहाँ, जहाँ पर जो है वो उनको पेश किया गया है, जो कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो उनको नैब रावलपिंडी में पेश नहीं किया गया, बल्कि उनको जो है वो ओल्ड हेडक्वार्टर में पेश किया गया है। बड़ी जो जितनी भी शख्सियात हैं उनको ओल्ड हेडक्वार्टर इसलिए पेश किया जाता है कि वहाँ पर ज़रा सिक्योर एरिया है और वो रेड जोन में वाक़ है। तो अब सूरत ये है कि उन पे इल्ज़ामात जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के उन पे इल्ज़ामात हैं। जाली बैंक अकाउंट केस में जो है वो सिंध रोशन प्रोग्राम सोलर का जो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, इसके अलावा गैर कानूनी ठेके देने का इल्ज़ाम है। आज की जो कार्रवाई मुमकिन तौर पर हो सकती है वो यही है कि उनको कुछ क्वेश्चनियर्स दिए जाएंगे, एक सवालनामा दे दिया जाएगा और 1 हफ्ते से 15 दिन का वक्त दिया जा सकता है कि हफ्ता या फिर 15 दिन के अंदर आपने अब जो सवालनामा दिया गया है उसका जवाब देना है। वो वकील की मुआवनत से भी दिया जा सकता है, वो खुद भी दिया जा सकता है, जो कि नायब का तरीकाकार है। इसमें असल में अंदर की बात जो है वो ये है कि ये स्टोरी हमने की भी थी कि कुछ दिन पहले एक अहम इजलास हुआ था नैब हेडक्वार्टर में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में, और वो बड़ा ही एक अहम इजलास था जिसमें नैब के जितने भी बड़े मेगा स्कैंडल केसेस हैं उनका जायजा लिया गया था और उसमें तमाम प्रोसिक्यूशन टीम मौजूद थी, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद थे और नैब के जो तफ्तीशी केस अफसर हैं वो भी मौजूद थे। और इसमें फैसला किया गया था कि जितने भी आला शख्सियात हैं जिनके खिलाफ केसेस जो हैं वो अभी तेरे तफ्तीश हैं, उनको फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल किया जाए, न सिर्फ हल किया जाए बल्कि उनको तलब किया जाए। और जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, हसन नवाज हैं, हुसैन नवाज हैं और साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार हैं, इसके अलावा दीगर अहम शख्सियात हैं जो कि मुल्क से बाहर भी हैं। तो इसमें प्रोसिक्यूशन टीम की सरजनश भी हुई थी कि चूंकि उन्होंने अदालत में इतने जी सगीर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और आपने उस मीटिंग का रेफरेंस दिया जिसमें ये तमाम मामला डिस्कस हुए, लेकिन अब हम उसकी हकीकत भी देख रहे हैं। पहले साबला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ जिस तरह से नैब ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और आज फिर वज़ीर आला सिंध को भी तलब कर लिया, तो वो जो मीटिंग में बातें हुई वो अब सच साबित भी हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, इंतहाई परेशान कुन है, और वो है कोरोना क्राइसिस और उससे निमटना और लोगों का रवैया। क्योंकि लॉकडाउन में जैसे ही नरमी की गई थी तो तभी देखा कि फ़ौरन से केसेस बढ़ गए और रोज़ाना की बुनियाद पर हर रोज़ हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि केसेस रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, केसेस रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं और टेस्ट कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है वैसे ही केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। और तशवीशनाक सिचुएशन ये है कि मुझे याद है मुसलसल 4 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, 3900 हुए, 4100 हुए, 4200 हुए और आज जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव, वो ओवरऑल पाकिस्तान में 4600 प्लस हैं। इस पर हम बात करेंगे कि जब से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए हैं, स्पेशली ईद के बाद ये केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या इस पे हुकूमत रीथिंक कर रही है? कल ये भी खबर आ रही थी कि इजलास हो रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत अब शायद ये सोच रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन में अब दोबारा से शायद स्ट्रिक्टनेस लाने की जरूरत है ताकि हम इन बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल कर सकें। इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, बहुत शुक्रिया जी टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे
चाहेंगे कि क्या वाकई में इसमें सदाकत है, जो कल ये खबरें आ रही थी कि अब शायद दोबारा स्ट्रिक्टनेस की जाएगी लॉकडाउन? अच्छा देखें, जिस वक्त हमने लॉकडाउन इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया था ना, तो वी वर फुली अवेयर कि अब लोगों का रश होगा, लोग निकलेंगे और प्रेशर बढ़ेगा आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पे, और ये जो इस वबा का जो फैलाव है वो भी बढ़ेगा। जी। लेकिन बड़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं बार बार हर जगह ये कह रहा हूँ कि जहाँ हमें लोगों को वबा से बचाना है, वहाँ लोगों को भूख से भी बचाना है। 15 करोड़ तकरीबन लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना से। 2.5 करोड़ लोग वो हैं जो कि डेली वेजर्स हैं। अगर वो आज सुबह नहीं काम करेंगे तो वो खाएंगे नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको भी केटर करना है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो पहले दिन से बड़े क्लियर थे, किसी कंफ्यूजन और अबहम के बगैर, कि हमने अपने मुल्क के गरीब लोगों को केटर करना है, उनका चूल्हा ठंडा नहीं होने देना। अब इसके लिए ताजर बरादरी का इतना प्रेशर था कि आप कारोबार खोलें और लोगों का एक रोजगार चले। दूसरी चीज़ ये कि मईशत बैठती जा रही थी। हमारे मुल्क जो है वो अमेरिका, इटली, चाइना को इकोनॉमी में कम्पीट नहीं कर सकते, ये भी ख्याल करना था। अल्टीमेटली इस वक्त आपके तवस्सुत से, गवर्नमेंट से और अपोजिशन और अवाम चाहिए क्या? वी शुड लर्न टू लिव विद दिस वायरस। देखें, आप WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें, वो कहते हैं अगर कोई आपका ये वैक्सीन दरियाफ्त नहीं होती तो ये 1-1.5 साल ये सिलसिला चलेगा। आपने घर नहीं बैठ सकते हैं। आपने जिक्र किया कि 1 से 1.5 साल ये मामला चलेगा। जितनी देर अगर वैक्सीन तब तक नहीं आ सकती, ऑब्वियसली तब तक क्या और कोई हल भी नहीं, पूरी दुनिया में ये मामला चल रहा है। आपने कहा कि हमने प्रेशर बहुत था, इकोनॉमिक प्रेशर था, कोई इसमें शक नहीं है, वाकई था, अवाम में बहुत परेशानी थी कि गुर्बत बहुत बढ़ रही है, वो हो गया फैसला। लेकिन जब आपने कारोबार खोलने का या लॉकडाउन को खोलने का फैसला किया, इसको सेमी किया या स्मार्ट लॉकडाउन किया, SOPs के आपने एक चार्ट बनाया कि यूं होगा, इस तरह होगा, वो फॉलो नहीं हुआ सही तरीके से। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको फॉलो करवाए। अब वो आपने भी देखा, लाहौर, पंजाब, कराची तक कहीं पर भी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी है, इसीलिए केसेस भी लाहौर जो है वो पेंडेमिक में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस हद तक ठीक है कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ये अवाम की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली पीपल आर एट स्टेक। लोग बीमार हो जाते हैं ना, खुद बीमार होते हैं, गवर्नमेंट तो बीमार नहीं होती है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि दिस इज द टाइम टू एजुकेट द पीपल, टू ग्रूम द पीपल, टू टीच द पीपल कि उनकी अपनी लाइफ एट स्टेक है, उनकी अपनी फैमिलीज की लाइफ एट स्टेक है, उनके अपने प्यारों की जिंदगी जो है उसको खतरा होता है। टेक्स टाइम, लर्निंग टेक्स टाइम, टीचिंग टेक्स टाइम। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हम जब डेवलप, मेरी बात जरा सुन लीजिएगा, जब हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं ना, वो रूल ऑफ लॉ क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वहां पर हैवी फाइन किया जाता है, वहां एक छोटा सा ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा जाता क्योंकि आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है आफ्टर 4 और 5 अटेम्प्ट्स। यहाँ पर अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं, पूरी जिंदगी आपने पाकिस्तान में गुजारी है, हम भी यहीं पर हैं, लोग नहीं सुनते हैं। अच्छा, आप सिर्फ कह देंगे और आप समझते हैं लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं। कल्चर है ना सिमल, मैं आपकी बात से पार्शियली एग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी एवोल्यूशन से गुजर रही है ना। अभी 70 साल हुए हैं जमहूरियत आए, और वो भी जिस तरह की हमें सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन आप डेवलप्ड वर्ल्ड को देखें, न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क के केसेस आपके सामने हैं। आज अमेरिका में किस तरह कर्फ्यूज चल रहे हैं, इटली में उनको कितना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू करना पड़ा, लेकिन उनकी इकोनॉमीज टू सम एक्सटेंट सर्वाइव कर गई। अल्टीमेटली उनको भी रिलैक्स करना पड़ा। अब हमारे पास ऑप्शन यही है। आपके तवस्सुत से मैं आवाम को यही कह सकता हूँ कि खुदारा खुद जिम्मेदारी का एहसास करें, खुद समझें। वो तो मैं अल्टीमेटली फिर जो सिमल कह रही हैं will be compelled वो आपने to go कह for दिया, hard decisions, वो आपने कह दिया कि अल्टीमेटली जो है लोगों की भी जिम्मेदारी है। और हमने जिस तरह जिक्र किया, सिमल ने कहा कि मामला ये है कि वहाँ पर सख्ती बहुत होती है अगर आप कोई ऐसा गलती करें। लोग सुनते नहीं है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट है ना। लेकिन मुझे आप बताएं आपका क्या प्लान बना? मतलब हर चीज का एक प्लान होता है ना, A B C, A नहीं चला तो B, B नहीं चला तो C। अब B प्लान आपका भी थोड़ा सा खराब होता जा रहा है क्योंकि लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब आपका आगे क्या प्लान है, क्या करेंगे? अब फाइनली ये ऑलमोस्ट डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड कि जहां पर SOPs फॉलो नहीं होंगे वहां पर हम मजबूर हो जाएंगे प्रॉपर लॉकडाउन करने के लिए। एरिया वाइज हाउस में भी ये फैसला हो गया है कि वो मार्केट्स, वो शॉप्स, वो एरियाज जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस, जहां SOPs फॉलो नहीं हो रहे, वहां पर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे। एक अप्रोच हमने अडॉप्ट की है TTQ, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइन। हम टेस्ट करेंगे, जहां सैंपल ज्यादा आ जाएंगे फिर हम ट्रैक करते जाएंगे। जिस एरिया जो वो लीड करेगा, जहां पर ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे, वहां हम फिर मुकम्मल लॉकडाउन
इन्फोर्स कर देंगे। और ये मार्केट टू मार्केट, बाजार टू बाजार, एरिया टू एरिया वेरी करेगा। और फिर जो हमारी फोर्सेज हमने तैयार की हैं, टाइगर फोर्सेज वगैरह या आपकी जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज हैं, वो हरकत में आएंगी और फिर वहां जो लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात होंगी या मेडिकल फैसिलिटीज होंगी वो इन फोर्सेज के एरिया वाइज आप सील करने का प्लान बना रहे हैं। लॉकडाउन के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते अबू, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम एक गरीब कंट्री हैं एंड वी शुड रियलाइज द फैक्ट्स, बट हम इस चीज के तो मुतहम्मिल हो सकते हैं ना कि सड़क पर जाता हुआ कोई शख्स जिसने मास्क नहीं पहना, आप उसको रोक कर फाइन करा दें। आप अपनी तमाम फोर्सेज, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो वार्डन्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो टारगेट फोर्सेज हैं, उनको इस पर एक साथ ऑन बोर्ड लेकर भी फोकस किया जा सकता है। यू आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, यू आर राइट ओवर हियर। अल्टीमेटली ना चाहते हुए ये फैसला जो आपने कहा ये हो गया है। नाउ दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आज कल के फाइन डिसाइन होना है। इन प्रिंसिपल दिस डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड कर लिया हुआ है, लेकिन हाँ ये मैंडेटरी है कि अब आप ये नहीं पहुंचेंगे, अपना मास्किंग नहीं करेंगे, सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कानून हरकत में आ जाएगा। अब ये फाइन्स डिसाइड होने हैं, पेनल्टीज डिसाइड होनी है। और देखें, बार बार आपके तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगेन ये अवाम के लिए मुश्किल होगा जब पुलिस उन्हें पकड़ेगी। Don't you think that Prime Minister is giving the wrong idea? क्योंकि कल जो हम फुटेज देख रहे थे, he wasn't wearing a mask. एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये बाकी सबने पहना हुआ है, ऐसे है जिस तरह इस वक्त आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं तो आपने नहीं पहना हुआ, अफजल ने नहीं पहना हुआ, मैंने नहीं पहना हुआ, तो उसमें अगेन जो पब्लिक प्लेसेस पे जहां पर लोग रश करते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कम होती है, वहां पर बहुत जरूरी है। अगर कोई भी पहन सकता है उसे जरूर पहनना चाहिए और जितना मैसेज कन्वे किया जा सकता है, लेकिन बार बार उन्होंने मैसेज कन्वे करना होता है लोगों को और वो एक बड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट होती है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर इस तरह से मैसेज ना दे तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको अगर आप अभी फुटेज निकालें तो मिनिस्टर्स और वज़ीर आज़म के दरमियान बड़ा एक डिस्टेंस होता है। हाउ वुड यू जस्टिफाई जो बाकियों ने पहने हुए थे? नहीं, मैंने तो कहा है कि अच्छी बात है, जो पहन ले तो वो पहन ले, लेकिन वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट होती है। एज अ सिंबल भी अगर पहन लेते तो वो आवाम के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं आपकी सजेशन कोशिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर करने की, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आसिम साहब, जिस तरह से ऑब्वियसली मैंडेटरी हो रहा है, मास्क भी हैं और वज़ीर आज़म से लेकर हर शहरी को पहनना चाहिए, उससे कोई भी मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए कि जी वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है या नहीं। आपको तो नहीं पता कि वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, क्योंकि ये तो एक चीज़ देख नहीं सकते हम लोग, इसलिए एक तो ये हो गया। दूसरा मसला जो इस वक्त चल रहा है वो हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इस वक्त फुल हो चुके हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट मामला ये आ रहा है कि शायद कैपेसिटी नहीं है और पेशेंट्स बढ़ जाएंगे, फिर क्या प्लान बनाया? अच्छा देखें, ये आपने एक अच्छे उसकी तरफ एहसास दिलाया और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, द वर्ल्ड ओवर जो डेवलप्ड कंट्री थी वहां भी हेल्थ सिस्टम के ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ा है कि उनके हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स कर गए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये वही चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 साल से हम शोर में चाह रहे थे कि खुदारा हेल्थ में और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करें, खुदारा अपने हॉस्पिटल्स बनाए करें। अब आप देखें हालत ये है कि जरा सा प्रेशर पड़ा है तो आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। आप ये मानने वाली बात नहीं, दिस इज द रियलिटी। आप मेरे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देंगे, हमारी एक हेल्थ फैसिलिटी है जिसके ऊपर 20 साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। मेजर इन्वेस्टमेंट तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पे, पुलों पे, जहां किकबैक्स और कमीशन। क्राइसिस में क्या प्लान बनाया आपने फौरी तौर पर? क्या करेंगे? सबसे मैं अब आपको बताऊं, जिस वक्त कोरोना पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान की जो टेस्टिंग एबिलिटी थी ना, दैट वाज 100 टेस्ट्स पर डे। हमारा जो पहला चैलेंज था वो था कि लोगों को अवेयर किया जाए, एक अवेयरनेस कैंपेन कि कोरोना है और इससे बचना है। द सेकंड बिगेस्ट चैनल वाज टू इंक्रीज अवर मेडिकल कैपेसिटी। उसके अंदर आप देख लें, सबसे पहले हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो 13,000 प्लस है। कहाँ 100 थी, आज 13,000 प्लस है। हाँ जी, 17,000 तक चली गई। बट ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं, पंजाब में तो इस वक्त है कि हमने 8 BSL लेवल्स जो लेबोरेटरीज हैं वो डेवलप की हैं डिविजनल लेवल के ऊपर, ये एक थी। अब उसके ऊपर आ जाए, दूसरा हमने काम ये किया कि हमने पूरे पंजाब में क्वारंटाइन सेंटर्स का एक जाल बिछा दिया। हमने एक्सपो सेंटर में 9-10 की हालत भी देखी आपने, क्या हुआ था? ये एक, मैं फिर ये कहूंगा कि लोगों का एक ये माइंडसेट है कि लोग एक जगह, प्रॉब्लम वहां उसकी हालत से नहीं है। जब लोगों को 13-14 दिन वहां बैठना पड़ता है ना आइडली,
तब लोग पैनिक कर जाते हैं। अदरवाइज आप देखें कि वहां पर हमने But I टीवी think लगा के लोगों दिए के हैं, वहां panic लोगों को के भी deal शावर करने लगा के की दिए हैं, वो capacity कैरम जो बोर्ड है वो दिए हैं। गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस तरह से बना सकती है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बहरहाल आपका मोटो जो एक चीज मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूंगी वो है अवेयरनेस। तो फिर अगर अवेयरनेस के ऊपर फोकस करेंगे और उसके साथ पॉलिसीज बनाएंगे तो खुद ब खुद सिचुएशन जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब मार्केटों में, बाजारों में आपको फैमिलीज और लोग नजर आते हैं बाइक्स पे भी जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं। हाँ, so that's actually और आपने कि हम सब जो अवेयरनेस फैला रहे हैं उसको जाता है। वो ये है कि कीप हैमरिंग, बिल्कुल, देयर इज समथिंग दैट इज डेंजरस। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपने कहीं नहीं जाना, एक लेनी है, फिर हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। जहां पर कोरोना से बहुत से लोग, आम जनरल लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारे फ्रंट लाइनर्स, जहां पर हम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस की बात करते हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। उसी के साथ साथ जो हमारी फोर्सेस इन फील्ड काम कर रही हैं उनके लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिसमें पुलिस खास तौर पर अगर हम उनका जिक्र करें तो उनमें पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोग अपनी जान की बाजी भी हार रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं ये, चाहे वो पैरामेडिक स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, हमारी फोर्सेज हों, पुलिस भी इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवाम से कांटेक्ट भी पुलिस का होता है बाज़ारों में और सड़कों पर। इसके अलावा जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, करवानी होती है कानून की, वहाँ पर पुलिस को ही जाना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत से केसेस हुए और गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब पुलिस में बहुत से केसेस बढ़े हैं, शहादतें भी हुई हैं कोरोना की वजह से। तो पुलिस अफसरान में और इसके साथ साथ अहलकारों में बहुत ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना के। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो 45 मजीद पॉजिटिव केसेस। इस्लामाबाद में ही सिर्फ 45 है, मतलब आप अंदाजा लगाएंगे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पुलिस है उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम का हल क्या है? क्योंकि पुलिस के ऊपर पास तो वो किट्स नहीं होती हैं, वो पीपीई किट तो नहीं पहनते पुलिस वाले, ना इतने मास्क होते हैं उनके पास, और वनरेबल हैं, एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि फील्ड में जॉब कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, और उनको हो सकता है। इसीलिए बहुत से केसेस हुए। थाना अभी तक एक भी कोई वो नहीं हुआ जिसे कहते हैं सील ना किया जा सका, क्योंकि थाने में आप कर भी नहीं सकते ऐसे मामला। तो इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में इस वक्त पुलिस। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ एसपी उमर खान साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। इस्लामाबाद में 45 अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हुए हैं। सबसे पहले तो रियली अप्रिशिएट ऑल ओवर पाकिस्तान जो पुलिस खिदमात सर अंजाम दे रही है, स्पेशली इस पेंडेमिक और वनरेबल सिचुएशन में। क्या आप समझते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं, जो SOPs हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इतनी वनरेबल इन्वायरमेंट है पुलिस के लिए कि वो कोरोना का शिकार होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में जैसे कि अभी आपने भी फरमाया, पुलिस का काम ऐसा है कि एक तो ये कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है इसमें हम लोग फ्रंट लाइन पे हैं। जी, कोरोना रिलेटेड हम ड्यूटीज़ हमारे अफसरान और जवान सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, हॉस्पिटल्स में होती है जी। उसके बाद जो कोरोना रिलेटेड SOPs की इन्फोर्समेंट है पब्लिक प्लेसेस पे, मार्केट्स में, वो भी हमारे लोग कर रहे होते हैं। इस वजह से एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ऊपर से पुलिस का काम ऐसा है, पब्लिक डीलिंग वाला है, एसेंशियल सर्विस है, हमने लोगों की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। तो जिस वजह से जो है हमारे ज़ाहिर है ऑफिस भी खुले होते हैं, थाने भी खुले होते हैं, और उसी तरह जो है वो हमारी पब्लिक डीलिंग हो रही होती है, जिस वजह से पुलिस वालों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जी सही। उमर साहब, आपने जिक्र किया ऑब्वियसली एक्सपोजर ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस भी इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं, शहादतें भी हुई हैं, जिससे हमने पहले भी जिक्र किया है। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत से पॉजिटिव केसेस आए, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी, ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन है। SOPs पुलिस के लिए क्या जारी किए गए हैं? क्योंकि ना आपके पास किट्स होती हैं उस तरह से, ना आपके पास इतना फंड्स होते हैं कि हर रोज़ाना की बुनियाद पर मास्क जो है वो चेंज हों, वहाँ पर ग्लव्स हों, ना प्रोवाइड किए जा सकते हैं एहलकारों को रोज़ाना की बुनियाद पर, जो कि मैंने देखा है ऑन रोड, ऑन ग्राउंड रियलिटी में, कि इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? SOPs किस तरह से आप डायरेक्शंस दे रहे हैं अपने जो फोर्सेज हैं जो सड़कों पर हैं? देखें, इस्लामाबाद की हद तक तो ये कि इधर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी है, मास्क की भी, ग्लव्स की, और इसके अलावा सैनिटाइज़र्स की। हमारे डिपार्टमेंट ने भी प्रोक्योरमेंट की है। इसके अलावा जो है जो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी पुलिस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की प्रोवाइड की गई हैं। इवन जो ये PPEs हैं ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं स्टॉक में, और जिधर कहीं पे रूटीन में, मतलब हमारे पुलिस वाले जो हैं दे आर सपोज टू वेयर मास्क और ग्लव्स, और सैनिटाइज़र का हम उनको कहते हैं कि वो रेगुलरली इस्तेमाल करें, और सारों को प्रोवाइड किए गए हैं।
जो PPEs हैं वो इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी कोरोना पेशेंट को, हमारे पुलिस वाले ने कहीं डील करना होता है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, तो उस केस में फिर हमारे पास PPEs भी कुछ मौजूद हैं जी, वो भी यूज़ हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन क्या मुझे ये बताइएगा SP साहब कि क्या थानों में इस तरह के कोई SOPs रखे गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए? क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो SHO रैंक है उसमें कल SHO 12 कहू विमेन और कोहसार का टेस्ट पॉजिटिव आया है, 70 मजीद लोगों के टेस्ट जो हैं वो भेजे गए हैं, नमूने भेजे गए हैं कि उनका रिजल्ट जब आएगा तब मजीद क्लियरेंस हो जाएगी पिक्चर की। लेकिन क्या थानों के अंदर कोई ऐसे SOPs हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है कि अंदर आने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आपस में भी पुलिस एहलकार जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करें? जी बिल्कुल हो रहा है जी। एक तो ये है कि जो थानों में जितनी भी जैसे जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, अगर कोई ऑफिसर की टेबल है तो उसके सामने जो चेयर्स हैं वो हमने दूर कर दी हैं ताकि उनका जो लोग साइलिन है उनका आपस में भी फासला हो और जो पुलिस वाला उनके साथ डील कर रहा है उसके साथ भी उनका फासला हो। इसी तरह जो है थानों में हमने और पुलिस लाइन में वो जो लेज़र थर्मोमीटर रखे हुए हैं, तो एंट्री पे भी लोगों की स्क्रीनिंग होती है और टेम्परेचर चेक होते हैं जी। सही। जिस तरह से आपने जिक्र किया उमर साहब के टेम्परेचर चेक होता है थानों में, ऑब्वियसली ये एक बड़ा मुश्किल काम है। नए लोग आते हैं, साइरीन आते हैं, उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवानी होती हैं। तो ओवरऑल अब आगे क्या प्लान है? क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आइंदा भी ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन है तो मज़ीद केसेस बढ़ सकते हैं। आपके पुलिस में कुछ थोड़ा सा स्टाफ भी कम हो सकता है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? प्लान B को बनाया हुआ है कि अगर इससे सिचुएशन ख़राब हो तो कैसे पुलिस मैनेज करेगी? जी उसमें एक तो ये है कि हम जैसे आप फरमा रहे थे कि ये पॉजिटिव जो केसेस आए हैं तो हम फौरी तौर पे अपने पुलिस वालों की बड़ी एक्सटेंसिव हम टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये जो 3 SHOs जिनके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं, इन तीनों थानों का जो पूरा अमला था उन सारों के हमने जो है वो टेस्ट करवाए हैं कोरोना के, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं। तो उसमें हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा एक मैसिव लेवल पे कर रहे हैं और उसमें जो है गवर्नमेंट और NIH की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव केस आता है तो फौरी तौर पे जिसका आया हो उसके जितने भी साथी होते हैं उनको हम उनका टेस्ट करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। SP साहब बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। इनफैक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान पुलिस जिस तरह से अपना रोल है वो अप्रिशिएबल है, और उसके साथ साथ हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। बिल्कुल, और हमारी ये दुआ है पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, जितनी फोर्सेस हैं, हम एक बार फिर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर डिपेंड हम लोग कर रहे हैं। और अगर यही सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे, इनको प्रोवाइड की जाएंगी तमाम फैसिलिटीज़, तो फिर हम भी बच जाएंगे। वरना अगर मामला ख़राब होते गए तो फिर अगर जो बचाने वाला है वही परेशान हो तो फिर हमारा जो जिन्होंने ट्रीट होना है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए दुआ करें, आप सब लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हो, SOPs को फॉलो करें, क्योंकि सिचुएशन ख़राब होगी तो सब उसके अफेक्टेड हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और अगर हम बात करें दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया में ये बात तो की जाती है कि ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, और वो मुल्क जो कि सबसे आगे होते हैं बातें करने में, वो इस वक्त एक ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जहां पर देखकर अफसोस हो रहा है कि दुनिया 1945 के बाद अभी भी नहीं बदली। 70 साल गुजर चुके हैं, अमेरिका में आज भी वही हालात हैं। आपने देखा कि 25 मई को कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि सिर्फ $20 के एक जाली नोट का इल्ज़ाम था एक शख्स के ऊपर, जॉर्ज फ्लॉयड, उसको उसके गर्दन के ऊपर घुटना रखकर उसका सांस बंद कर, जिसने कहा कि आई कैन नॉट ब्रीथ, उसके आखिरी अल्फाज थे जब वो दुनिया से चला गया। उसके बाद अमेरिका में अब तक क्या हो रहा है, कर्फ्यू नाफिज है, 1 हफ्ता हो चुका है। 1945 के बाद सिमल ये वो पहला दफा हो रहा है कि पूरी अमेरिका में कर्फ्यू है काफी सारी स्टेट्स में, और उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पर किया जा रहा है। 350 शहर जो हैं वो प्रोटेस्ट की जद में हैं। एक चीज अच्छी लगी मुझे, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने जो रेसिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाई है, और कुछ जो गोरे हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, रेसिज्म की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत अरसे से एग्जिस्ट करता ही है, और अमेरिका में खास तौर पर। अब ऐसे में आप वाशिंगटन DC का जिक्र कर लें, कैलिफोर्निया का जिक्र कर लें, आप उसके साथ साथ शिकागो चले जाएं, मतलब हर जगह ये प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। लोग अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑन ग्राउंड बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी। और सोशल मीडिया पर 2 दिन मुसलसल टॉप ट्रेंड रहा #Black Lives Matter। लेकिन ये कल परेशान भी हो गई कि कल का जो टॉप ट्रेंड था उसमें एक ट्रेंड ये भी आ रहा था, White Life Matters।
तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है कि रेसिज्म के खिलाफ क्या आप इस तरह के ट्रेंड्स भी चलाएंगे, ऑल्दो एवरी लाइफ मैटर। और हम अगर यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम तो हमारा ये ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और उनके आखिरी खुतबे में ये बयान था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, ये सिर्फ तकवा और परहेज की बुनियाद पर है। तो फिर हम स्टैंड लेते हैं अगेंस्ट द रेसिज्म। और फिर कहीं मैं एक पोस्ट भी पढ़ रही थी अबूजर के, इट्स नॉट जस्ट कि यू आर नॉट रेसिस्ट, यू हैव टू बी एंटी रेसिस्ट। आपको उसके एंटी जाना पड़ेगा, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ गोरे इस वक्त वहां पर इन जो आप कह सकते हैं जो इन लोगों के हक में एहतजाज कर रहे हैं वो वही हैं जो कि एंटी रेसिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, काले गोरे का फर्क खत्म करो। और ये वो मनाजिर हैं जब वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर भी भरपूर एहतजाज हुआ और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक बंकर के अंदर जा घुसे क्योंकि वो डर गए थे कि शायद उन पर भी अटैक होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स भी किए हैं और वो ऐसे लग रहा था कि शायद वो पुष्पनाही करते हैं ऐसे लोग। अगर आप इस लेवल पे जाकर भी कोई आप बात ना करें, कोई आप बोले ना, तो मेरे ख्याल में वो भी आप उतने ही शरीक। आई थिंक ये प्रोटेस्ट इंस्टिगेट भी इसीलिए हुए कि जब हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से इस तरह के कमेंट्स आएंगे और फिर इस प्रोटेस्ट में एक नई वेव भी देखने में आई जिसमें एक नारा बुलंद हुआ दैट वी वांट न्यू प्रेसिडेंट, क्योंकि कुछ लोग एतमाद नहीं कर रहे थे अपने ही कंट्री के हेड के ऊपर। बहरहाल जी इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे और जेन्युइनली देखेंगे कि वहां पर सूरत हाल क्या है। सबसे पहले हम डीसी का रुख करेंगे और डीसी से हमारे साथी साबका साथी जर्नलिस्ट हैं लेकिन इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी शहरी हैं लेकिन जर्नलिज्म से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। राना अदनान डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वहां की सूरत हाल क्या है और इस वक्त प्रोटेस्टर्स जो हैं वो चाह क्या रहे हैं। जी अदनान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, क्या सिचुएशन हो गई अमेरिका में? वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास मौजूद हूँ। अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में इंतहाई पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल का सामना किया है। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी अल्फाज, मुझे सांस नहीं आ रही है, कैंट ब्रीथ, अमेरिका के अंदर एक मुल्क की तहरीक और एक मुल्क की नारे की सी सूरत हाल जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा अमेरिका जो है वो रंग और नस्ल से बालातर होकर इकट्ठा हो गया है इस मामले के ऊपर। बहुत सारे पुरतशद्दुद मुजाहरे, पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो देखने में मिलते हैं। कुछ अनासर ऐसे भी थे जिन्होंने जलाओ घिराओ और सरकारी वगैरह सरकारी इमारतों का और बिल्डिंग्स के अंदर घुसकर लूट खसूट और इस तरह के वाक़यात भी देखने में आए। बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है जैसे अवाम एक मिशन और एक नज़रिए को लेकर सामने जो है इकट्ठे हो गए हैं। इस रेशल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, इस रेसिज्म के ख़िलाफ़ जो है पूरी अमेरिकी अवाम जो है वो इकट्ठी लगती है, रंग व नस्ल से बालातर। हालात इस कदर तशद्दुद हो चुके हैं, इस कदर संगीन हो चुके हैं कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि इस वक्त मेरे पीछे नेशनल गार्ड, ये रास्ता वाइट हाउस हो जाता है और इस रास्ते पे पहले कभी ऐसी सिक्योरिटी देखने में नहीं आई। कभी आपको एक आध पुलिस वाला मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इस वक्त पुलिस वालों के साथ साथ नेशनल गार्ड्स और ये उनका ट्रक और फौजी जो हैं वो जवान मुकम्मल असले के साथ लेस जो है वो इसकी सिक्योरिटी पर बाकी तमाम इस एरिया के अंदर तमाम इमारतें हैं। नेशनल मॉन्यूमेंट यहाँ पे है, वाइट हाउस है, पीछे और बहुत सारे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं। हर सरकारी इमारत के ऊपर इस वक्त जो है वो पुलिस वाले और फौजी जवान जो हैं वो मुतय्यन हैं और दे आर अटेंटिव और इस वक्त जो है उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अवाम जो प्रोटेस्टेंट्स हैं यहाँ पे प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग, उनको रोका नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि एक बड़ी किसी भी बुरी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौजी और पुलिस वाले मुकम्मल तैयार हैं। मीडिया का रोल इस पूरे मामले के अंदर बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एक्टिव रोल था। बड़ी मुतल्लल किस्म की रिपोर्टिंग, बड़ी मुतहर्रिक किस्म की रिपोर्टिंग देखने में आई। ऐसा लगता था जैसे बड़े एक्टिवली और बड़ी कंसर्न के साथ जो है वो फौजी मीडिया के इदारों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा की है। हम तमाम अमरीकी इस वक्त एक खौफ और हरास की सूरत हाल है, लेकिन ये एक होप भी है कि बराबरी रेसिज्म के ख़िलाफ़ ये एक जो कैंपेन स्टार्ट हुई है वो किसी मिशन पे जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि वाशिंगटन डीसी में कल रात को पाकिस्तानी एक दो स्टोर्स जो हैं और पाकिस्तानी एक दो बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पे आग लगाई गई।
और वहाँ पे लोगों के साथ मारपीट भी की गई। ये इक्का दुक्का वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन इनसे पूरी सोसाइटी बेसिकली प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। बहुत चल रही है वो आप बता रहे थे इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज में वाकई बंद सिचुएशन है। वहाँ पर ऐसे कभी मनाजिर गुज़िश्ता 70 सालों में देखे नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह से मैंने बताया कि वहाँ पर कर्फ्यू इस तरह से नाफिज नहीं हुआ। अच्छा, जिन एरियाज का ये जिक्र करे थे, मैंने एक्चुअली वहाँ पर रोम अराउंड किया हुआ है। यू कैन एक्चुअली गो बिल्कुल व्हाइट हाउस के करीब तक, वो जो जंगला लगा हुआ है, कोई पुलिस वाला आपको नजर नहीं आता। बट अब आई एम सरप्राइज्ड कि एक्चुअली दे आर वेरी अटेंटिव। और सरप्राइज तो पूरी दुनिया हो चुकी है सिमन, जो इस वक्त अमेरिका में हो रहा है, जो कि एक्सपेक्ट हमें नहीं करना चाहिए 70 साल बाद भी अगर वही हालात हैं। तो इस वक्त एक अमेरिकी पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरी हैं ज़ुहैब अलवी, जो कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे ज़ुहैब से कि इस वक्त सिचुएशन वो क्या देख रहे हैं। स्काइप पर वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की एक पोएम थी आई हैव अ ड्रीम, वो लगता है अभी भी पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही अमेरिका में, क्योंकि अभी भी काले गोरे का फ़र्क, इंसाफ और ये तमाम जो ख्वाब थे वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। क्या देख रहे हैं आप? ज़ुहैब अलवी से राब्ता हमारा कट चुका, हम राब्ता दोबारा करेंगे और उनसे जानेंगे कैलिफोर्निया की सिचुएशन क्या है। जिस तरह अदनान हमें बता रहे थे कि डीसी में तोड़फोड़ हो रही है और पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे भी आ रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन कैलिफोर्निया में भी नज़र आती है ओवरऑल। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही जो मुझे अच्छी लगी कि देयर इज़ अ होप एज वेल कि इक्वालिटी के लिए ये कैंपेन चल रही है, तो शायद इस कैंपेन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आम लोगों पर भी आएगा। बिल्कुल, लेकिन हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि मामला जल्द ठीक हो, क्योंकि ये वाकई इकॉनमी में तो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो इंसानियत पर इसमें इम्पैक्ट आ रहा है ना, वो अभी बहुत लोग अफसोस में हैं कि ये हो क्या रहा है। एनीवेज हम ज़ुहैब से बात करेंगे जैसे ही हमारा राब्ता उनसे बहाल होता है। अभी हम जो है इस पर मज़ीद बात भी करना चाहेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इस पर हम जितनी बात करें वो कम है। और अभी अब हम ब्रेक लेते हैं, जैसे ही ज़ुहैब से राब्ता होता है फिर उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अमेरिका में इस वक्त लोग क्या देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया कि ज़ुहैब अलवी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी निजात से शहरी हैं और अमेरिका में कैलिफोर्निया में वो रहते हैं। वो देख रहे हैं सिचुएशन इस वक्त क्या है, तो स्काइप से हमारा उनसे रब्ता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमने जिक्र किया कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की एक पोएम थी आई हैव अ ड्रीम 1963 वाली, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई हैव अ ड्रीम जब अमेरिका में ये हालात नहीं होंगे। लगता है 70 साल बाद भी वही हालात हैं, क्योंकि 1945 के बाद पहली दफ़ा फिर से कर्फ्यू लग गया। क्या हो रहा है ये अमेरिका में? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने का बहुत शुक्रिया। You're most welcome. I have a dream वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म थी और जिसके बारे में हर एक जानता भी होता है, पढ़ते भी रहे। अभी 70 साल बाद ये चीज सुन के और देख के बहुत अफसोस होता है कि तबकाती और नस्ली मुनाफरत अभी तक मौजूद है अमेरिकन सोसाइटी में, और जिसका खुमियाजा हम सब देखते हैं। और जिसकी वजह एक ये है, जिसकी जो कि ये ऐसा हालात पैदा हो गए अमेरिका में कि जिसकी वजह से अब हर तरफ एहतजाज जारी है। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुहैब, आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अभी हम डीसी से अपडेट्स ले रहे थे और वहाँ से अदनान हमें बता रहे थे कि सिचुएशन बड़ी ख़राब है। डीसी की वो सड़कें जहाँ पर कभी इतनी सिक्योरिटी नज़र नहीं आई थी, वहाँ पर नेशनल गार्ड्स हैं, वहाँ पर आर्मी है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर प्रोटेस्टर्स अग्रेसिव हो जाते हैं तो वो उसको डील कर सके। कैलिफोर्निया में सिचुएशन क्या है? ओवरऑल जो खबरें हमें मिल रही हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, कुछ एग्रेशन भी देखने में आ रहा है। डीसी में जो कंडीशन थी, डीसी में कंडीशन बहुत इसलिए खराब हो चुकी है क्योंकि वहां पे वो एक वाहिद ऐसा इलाका है अमेरिका का जहां पे एक अति अमल की जो है जो नफाज है वो डायरेक्ट ट्रम्प जो है वो उनके बारे में डायरेक्ट जो है वो कोई ना कोई फैसला कर सकते हैं और उसके मुताबिक वो नेशनल गार्ड्स को मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन कैलिफोर्निया में शुरू के इब्तदाई दौर में जब एहतजाज शुरू हुआ है उस वक्त काफी पुरतश लोग शामिल थे उसमें। इस बीच हंगामे भी हुए, तोड़ फाड़ भी हुई, बहुत सी जो प्रॉपर्टी थी उनको डैमेज किया गया, बहुत से बिजनेसेस को चलते हुए बंद कर दिया गया, जो कि कोरोना की वजह से पहले ही सूरत हाल की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे।
लेकिन जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो वो कुछ मुस्तैल लोगों की वजह से वो एहतजाज जो है वो पुरअमन ना रह सका। लेकिन अब कुछ दिनों में और ये चीज देख के बहुत खुशी हो रही है कि अब एहतजाज जहां भी हो रहा है, लोग जहां पे भी इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े पुरअमन तरीके से लोग जो है वो रहते हैं। और अपने सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत सारी जगहों पे तो पुलिस ने भी बड़ा इसमें साथ दिया है और वो शामिल हुए हैं लोगों के साथ, उन्होंने हाथों में हाथ मिलाए हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छा मैसेज गया है पूरी अमेरिकन कौम को भी और खासतौर पे कैलिफोर्निया में। लेकिन जब जैसे कि शुरू में LA और जहाँ पे डाउनटाउन में काफी एक पुरहुजूम जो मुजाहरा किया गया और जिसके बाद उसमें कुछ मुस्तैल लोगों की वजह से कुछ कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी और उस वक्त उन्होंने रबड़ की गोलियां और जैसे हमने एक वो बनाया हुआ ना पाकिस्तान में कि ये तो पढ़ी लिखी कौम है, वेल अवेयर वेल एजुकेटेड लोग हैं, ये तो इस तरह से कर ही नहीं सकते, इनका तो प्रोटेस्ट बहुत पुरअमन होता है। मिसालें दी जाती हैं पूरी दुनिया में इस तरह के कल्चर्स और कौमों की, लेकिन जो मनाजर देखने में आए उसमें ऐसा लगा कि काफी अरसे का एग्रेशन था इस कौम में जो अब शायद बाहर निकला है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन या एक जो समाजी सतह है, जो समाजी तरक्की है, उसका एक ताल्लुक मुख्तलिफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तबकाती फर्क और नस्ली मुनाफरत जो है ये अमेरिकन कौम में ये पिछले कुछ अशरों का मामला नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। और इस चीज के बारे में जिसे बोलते हैं ना अंडरलाइन, ये चीज मौजूद होती है। अगर आप उसको देखते हैं, चाहे वो जॉब लेने की सिचुएशन हो जिसमें रोजगार की तलाश में होते हैं या तबकाती फर्क माशरे में, वो आप हर जगह पे इसका इस्तेमाल देखते थे, अभी तक देखते हैं। तो लोगों के अंदर वो जो गुस्सा और मुनाफरत की वजह से वो जो इस्तेमाल भरा हुआ है, उनको एक कैनवस मिल गया, उनको एक चीज मिल गई। आपने कहा कि एक कैनवस मिल गया लोगों को अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। हमने ये देखा कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मुश्तिल मुजाहिरीन थे, उन्होंने दुकानों में जाके तोड़ फोड़ भी की है, नुकसान भी पहुंचाया, कुछ वहाँ पर वारदातें भी हुई हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर्स जो हैं उनमें से सामान भी उठा लिया गया, कुछ स्याह फार्म भी इसमें शामिल थे, फिर जो सफ़ेद फार्म है वो भी इसमें शामिल हो गए। इन एलिमेंट्स के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या राय बन रही है, क्योंकि ये तो एहतजाज का जो मकसद था उसको ख़राब करते हैं। उसके बाद जो सिचुएशन है ओवरऑल आपने जो रिस्पांस देखा जो जनरल सोसाइटी का, वो क्या था, वो जो जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या हुआ उसके बाद? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही वाक़यात की निशानदेही भी की। बिल्कुल एक टारगेट यहाँ पे एक बहुत मशहूर रिटेल स्टोर है जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, लोग अंदर गए और उन्होंने कुछ जलाओ और तोड़ फोड़ भी की। लेकिन उसके बाद एक फ्लॉयड फैमिली की तरफ से ये मैसेज दिया गया, फ्लॉयड फैमिली की तरफ से हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने ये बात आम लोगों तक पहुंचाई कि हम चाहते हैं कि एहतजाज पुरअमन रखा जाए। उन्होंने इस बात की कोशिश भी की और उन्होंने इस चीज की अपील भी की, जिसकी वजह से लोगों ने ना सिर्फ उस अपील को सुना बल्कि उसके मुताबिक उन्होंने उस चीज का कार्यसार का अंजाम भी दिया। इसीलिए अब जो है वो जो सेंटिमेंट है, जो एक सोच है, वो तब्दील हो चुकी है इस बारे में। लोग अब इस्तेजाज की तरफ उसको पुरअमन ही रखना चाहे। बिल्कुल से। अच्छा ज़ेहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि एक सोशल मीडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किया गया, उसी पर अब अपडेट्स ये भी आ रही थी कि वो जो 4 पुलिस एहलकार इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन होगी उनके खिलाफ। वो सब कुछ तो हो रहा है लेकिन प्रोटेस्ट स्टिल कंटिन्यू है। 350 शहर जो है वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन कहीं पर एक सोच ये भी आ रही है कि अब प्रोटेस्ट जो है वो शायद पॉलिटिकल रंग भी इख्तियार करता जा रहा है और पॉलिटिकली भी इन प्रोटेस्ट को यूज करके पूरा एक जो नजरिया है उसको फ्लोट किया जा रहा है, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इस बारे में आपको एक बड़ी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो प्लीज, जो कि कुछ लोग यहाँ के इस मुआशरे में रहते हैं अमेरिका में, वो लोग इस चीज को जरूर समझे। यहाँ पे जो मुआशरा है वो बटा हुआ है 2 चीजों में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। जो एक डेमोक्रेटिक सोच है जो कि इस वक्त दबी हुई है क्योंकि रिपब्लिकन्स इन पावर है, तो उसकी वजह से उनका जो मीडिया एक्सेस है और उनका जो टर्नओवर है किसी भी न्यूज को, किसी भी चीज को लेके उसको उछालना या उसको दबाना, वो उस पर बड़ी महारत है। तो हालांकि इस पूरे में आज को शुरू में जैसे मामला काफी खराब था, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। अभी वो चीज तब्दील हो रही है, अभी राय आमा चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से अभी जो है वो इतना ज्यादा उसको अपना उसका असर या उसका वो चीज नहीं डाल सकती। लेकिन
जो एक मजबूरी सोच है वो चेंज हो रही है, मजबूरी सोच चेंज हो रही है। ज़ुहैब, आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स का मामला भी आ रहा है, उसके बाद एक और बड़ा जिक्र होता है अमेरिकन मीडिया का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जो मेन स्ट्रीम वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो तो मानती नहीं है मीडिया को, वहाँ की जो बात हो रही है। और जो हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठे, तो वो तो यही देख रहे हैं क्योंकि मीडिया ही है या सोशल मीडिया है। तो उसमें जो हकीकत बताई जा रही है वाकई बहुत जुल्म हुआ है फ्लॉयड के साथ। इसके ऊपर वहाँ का मीडिया किस तरह से बात कर रहा है और गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? इस बात को लेके मीडिया ने, दोनों तरफ के मीडिया ने उसको दबाया नहीं, बल्कि उसको उसी तरीके से जो है वो पूरी उसकी क्या कहते हैं ना कि उसमें पूरी शिद्दत के साथ उसको दिखा रही है। लोगों ने उस दर्द को ना सिर्फ महसूस किया बल्कि उसका इजहार इस तरीके से किया कि लोग खुद अपने खानदान लोग सड़कों पे आ गए। वो लोग जिनके साथ ही मामला हो चुके थे, बहुत सारे स्टैट्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2019 में सिर्फ 1099 पुलिस गर्दी के वाकयात हुए, जिसमें से 24% लोग स्याफाम। तो जब ऐसी चीजें एक माशरे में एग्जिस्ट कर रही होती हैं और उस तरह से वो लोग उस चीज में रह रहे होते हैं, तो फिर उसका जो अंदर का जो मुनाफरत है, जो गुस्सा है, वो उभर के आता है। और यही चीज हुई है इसमें, यही हुआ। बिल्कुल ठीक, और यही हुआ। ज़ुहैब, अच्छा जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं ना कि दो पार्टीज में बटे हुए हैं, आई हैव सीन दिस प्रोटेस्ट बैक इन 2016 एज वेल, जब ट्रंप इलेक्ट हुए थे, एंड आई वाज आउट इन डीसी व्हाइट हाउस के बिल्कुल बाहर रात 2:30-3 बजे भी इतने प्रोटेस्टर्स थे कि मैं परेशान हो गई कि ये वो डीसी है जो 7 बजे 8 बजे बिल्कुल वीरान हो जाता है और रात 2:30-3 बजे लोग बाहर निकले हुए हैं। बट उस प्रोटेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ा था। 4 साल गुजर गए, अब इलेक्शन ईयर भी आ रहा है, तो जो पॉलिटिकल रंग इन प्रोटेस्टर्स की तरफ से डेमोक्रेट्स ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आ रहे हैं और उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इट्स गोना इफेक्ट नेक्स्ट इलेक्शंस? क्योंकि एक वेव ये भी आ रही है दैट वी नीड अ न्यू प्रेसिडेंट। आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि अभी जिस धारे पे अमेरिका की सियासत चल रही है, जो कोरोना की मैनेजमेंट, हालांकि इसमें शुरू में ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से हर फोरम पे ये बात की जा रही है कि अमेरिका को कुछ नुकसान उठाना पड़ा जानों की सूरत में, कीमती जानों की सूरत में, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी अहम थी कि ये फिर भी उस चीज को मैनेज कर रहा था। अभी इस मामला में जिसमें ये हालात मुश्तिल हुए, लोगों ने जिस तरीके से इस एक इशू को लेके उछाला, और जो कि उसको, क्योंकि ये तबकाती फर्क अमेरिका की सोसाइटी में है, और यही बात जो है मजमूई गुस्से की सूरत में आ गई है, इस चीज का जो असर है वो बिल्कुल आइंदा होने वाले इलेक्शन पर भी होगा। और इसी चीज का दोनों पार्टीज, दोनों साइड्स इस्तेमाल करना चाह रही है, दोनों साइड्स इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। इट डिपेंड्स ऑन द पीपल कि वो किसका फायदा सोचते हैं और वो किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं। थैंक यू सो मच ज़ुहैब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू ज़ुहैब। और जिस तरह से जिक्र थे ऑलरेडी कि आई हैव अ ड्रीम, मुझे लगता है कि वो जो ड्रीम है अभी भी पूरी नहीं हो रही और अभी बहुत वक्त लगेगा अमेरिका में, क्योंकि आज भी अगर इस टू डेट अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, काला गोरा और ये मामला और रेसिज्म और कल्चर की बात और दूसरे मुल्कों के साथ जो ज़्यादती होती है, अगर ये अभी तक हो रही है तो फिर आई होप कि जल्द ठीक हो जाए, लेकिन अभी तक अमेरिका से हमें उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बार फिर से हम बात करेंगे कोरोना की, जिस पर इजहार तशवीश हर तबके की जानिब से किया जा रहा है और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से किया जा रहा है, जो कि खुद भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। और वहीं पर वो हेल्थ फैसिलिटीज़, चूँकि अब जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, 85,000 प्लस केसेस हो गए, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ कम पड़ रही हैं, जिस पर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और उनके साथ उलमा भी बैठे गुज़िश्ता रोज़, और यंग डॉक्टर्स और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने कराची प्रेस क्लब में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत सिंध से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया। और ये भी कहा, बहुत बड़ी एक लाइन बोली कि जो शख्स अपनी एहतियात नहीं कर रहा वो खुदकुशी कर रहा है, और जो अगर एहतियात नहीं कर रहा तो बाकी लोगों के लिए जो नुकसान है तो वो इक़दाम कत्ल जो है वो हो सकता है। इस कदर ये ख़तरनाक सिचुएशन है। तो लेकिन लोग क्यों नहीं समझ रहे क्या सिचुएशन है इस वक्त, ग्राउंड रियलिटी क्या है? डॉक्टर आतिफ साहब हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त सिचुएशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। हमारे पास पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और फैसिलिटीज़ जो हैं वो, रिसोर्सेज जो हमारे वो कम हैं। तो क्या कहेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है? लोग क्यों नहीं आखिर अभी तक समझ रहे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर क्यों ज़्यादा चले जाते हैं? आखिर क्या मसला क्या हमारे लोगों के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया।
मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये मेरा ख्याल है कि इस कौम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इतने लोग और इतने डॉक्टर जिन पे उनको ट्रस्ट करना चाहिए, जिनका वो सारी जिंदगी जिनका इलाज करवाते रहे हैं, जिनके पास अपनी बीमारियां अपने दुख दर्द लेके जाते हैं, और जब डॉक्टर्स उनसे ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप घरों में रहें और कोरोना एक खतरनाक मर्ज है जो कि किसी को भी लाक हो सकता है, तो वो इन बातों का यकीन नहीं कर रहे हैं। और न सिर्फ यकीन नहीं कर रहे हैं बल्कि जो दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जैसे आपने कहा, और जो गैर संजीदा अवामिल हैं उनके ऊपर जो है वो उनको ज्यादा सुन रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत सारे जो डॉक्टर्स अपनी काविश कर सकते हैं, और मैंने देखा है कि टीवी के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस और बहुत सारे ऐसे आगाही मुहिम जो है वो चल रही है, अवेयरनेस मैसेजेस हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, लेकिन उनके बजाय लोग उन वीडियोस और उन पैगामात को ज्यादा तवज्जो देते हैं कि जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसमें ना बनाने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम, ना उसका मकाम, ना उसकी कोई कि किस जगह वो बनाई गई है, ये तमाम चीजें मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसमें शायद बहुत बड़ी वजह एक गैर संजीदा रवैया का है जो मुक्तदर हलकों की जानिब से जो है वो पेश किया गया। एक चीज उसमें देखें आप के एक जैसे मिसाल के तौर पर मास्क है। अब जब हम देखते हैं टीवी के ऊपर आम आवाम देखते हैं कि जितने हमारे सियासी लीडरान हैं, हमारे असेंबली के इजलास हो रहे हैं, हमारे इवन एनसीसी का कमेटी का इजलास होता है, उसमें कोई भी शख्स मास्क पहने होता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, सब करीब करीब बैठे होते हैं कोई भी, तो लोग क्या इंप्रेशन लेंगे इससे। बिल्कुल। दूसरी चीज जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक इंसानी साइकी है, और जैसे अभी मैं सुन रहा था आप अमेरिका की बात कर रहे हैं कि जिनको हम कहते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके का या समझदार लोग हैं, लेकिन जिस तरह का मुजाहरा वहां पे जिस तरह अभी हो रहा है उसी तरह कोरोना के सिलसिले में भी किया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन साइकी है सारी दुनिया में कि वो हर कंस्पिरेसी थ्योरी के उनको जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। एक बड़ी कॉमन सेंस है ना कि नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा जल्दी स्प्रेड करती है, जो नेगेटिव वाइब है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट अभी जो आपने जिक्र किया ना कि जो डॉक्टर्स जिनसे आप इलाज कराते हैं आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो माजरत के साथ हमारा कल्चर तो ऐसा है कि डॉक्टर अगर आपकी मर्जी की बात ना करे तो आप डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। ये कल्चर जो है वो साल से चला आ रहा है। अब ऐसे में आपने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक मुतालिबा रखा गया कि हुकूमत सिंध जो है वो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करे। इससे क्या मुराद थी? हेल्थ इमरजेंसी किस तरह नाफिज होनी चाहिए? क्या सजेशन है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन? देखिए, हेल्थ इमरजेंसी से हमारी मुराद ये है, ऑलरेडी इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस होना चाहिए। इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, इसमें ये देखें कि कौन लोग जो है वो इसमें आपको सही मशवरा दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप एट रैंडम जो है वो फैसले करें। और दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उसको जंगी बुनियादों पे बढ़ाया जाए। इसके अलावा देखें, हमने ये कहा कि 3 महीने गवर्नमेंट के पास थे। मैंने पहले भी कई फोरम्स पे ये बात कही कि ठीक है, बेड्स हो सकता है बढ़ भी गए हों, कुछ उसमें ज़ाहिर प्रोग्रेस भी हुई है। बहुत सारी जगहों पर हमारे पास सिविल हॉस्पिटल में होता हूँ, हमारे पास तकरीबन 100 बेड्स का इजाफा हो गया है, और जगहों पे भी गवर्नमेंट बकौर उनके काम कर रही है और वेंटिलेटर्स भी हैं। लेकिन कोई मुझे ये बताए, क्या इन वेंटिलेटर्स को और इन आईसीयू को और आइसोलेशन के चलाने के लिए फरिश्ते तो नहीं आएंगे? आपने एचआर की डेवलपमेंट के लिए क्या किया? कोई ऐसे शॉर्ट कोर्सेज, कोई ऐसे इंडक्शन के जिसके अंदर देखें वेंटिलेटर चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी वजह बात की है कि अगर सिचुएशन वेंटिलेटर तक आ जाती है, ऑब्वियसली उसके लिए भी आपके पास इक्विपमेंट भी चाहिए और फैसिलिटीज भी चाहिए, जो कि परेशान कौन है, इतनी नहीं है अवेलेबल हमारे पास। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन जो है, लोग घरों में क्वारंटीन कर रहे हैं, और अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट भी आता है लैब से वो करवाते हैं, वो घर पर चले जाते हैं, और उसके बाद यही कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आप घर पर रहें, अगर आप रह सकते हैं तो, अगर आपकी तबीयत बिगड़े तो आप जाएं। वो थिन लाइन है तबीयत बिगड़ने वाली, वो कैसे एक शख्स को मालूम होगी? किस तरह से वो रब्ता करेगा? फ़ौरन सरकारी अस्पताल जाएगा या प्राइवेट में? ये कैसे पता लग सकता है कि तबीयत ख़राब हो रही है? देखिए, जो सूरत हाल है वो हम लोगों को मालूम है, और बीइंग वर्किंग एट अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल और एक कोविड के यूनिट में काम करते हुए जाहिर है कि लोग हमसे बहुत सारे राब्ता करते हैं। उसमें हमारे मरीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और फिर रिश्तेदारों के जानने वाली भी हैं, जिसके पास भी कोई फोन नंबर होता है, हमारे वो राब्ता करते हैं कहाँ पे आइसोलेशन है। देखिए, वो थिन लाइन अगर मैं आपको 2 लफ्जों में कहूँ तो वो सांस का फूलना है या सांस का बेकाबू होना है। अगर पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल में आना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ बुखार है, बेशक वो 101 हो, 102 हो, तो वो शायद इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि बुखार कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब
पेशेंट को सांस का मसला शुरू होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर उसको जरूर हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज की अलामत है कि अब जो है वो मामला थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि अगर सांस उखड़ रहा है तो पैनिक करने की जरूरत है और अलार्म होकर फौरन अस्पताल रिपोर्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमें याद है बहुत शुरू में जब कोरोना आ रहा था और सिंध में केसेस बढ़ रहे थे तो डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से जो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये कहा गया था कि खुदा ना खासा ऐसा वक्त ना आ जाए कि सड़कों पर इलाज करना पड़े। अब केसेस हम देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। रोजाना की बुनियाद पर 4000 850 तो 4600 प्लस केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए गुज़श्ता 24 घंटों में। ओवरऑल केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में क्या आप फोर्सीन कर रहे हैं खुदा ना खास्ता कि ये इतना बड़ा नंबर इंडिकेट हो रहा है कि हॉस्पिटल्स बिल्कुल चोक हो जाएंगे, जो ऑलरेडी नजर आ रहा है कि सिस्टम जाम है? देखिए, इसमें हमने कल भी ये बात कही कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मुस्तकिल ये चीज इंदिया दिया जा रहा है कि हमारे पास जो ऑक्यूपेंसी है वो 25 to 30% है जी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें सूरत हाल ये है कि हमेशा से पाकिस्तान का ट्रेंड ऐसा है, हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि किसी भी जगह छोटे शहर में या गांव में किसी की तबीयत खराब होती है तो वो करीब की फैसिलिटी को छोड़कर शहरों का रुख करता है। पूरे सिंध से, पूरे बलूचिस्तान से कराची में पेशेंट आते हैं, आपको ये बात मालूम है। अब क्या होता है कि वहां पे भी कोई पेशेंट कोविड का होता है, मेरे पास हैदराबाद से भी फोन आते हैं, सक्कर से भी आते हैं कि यार यहाँ कोई आइसोलेशन खाली है तो बताओ। लेकिन अब हम कैसे कह सकते हैं कि वहां से पेशेंट जो है अच्छा कुछ अपने तौर पे चलते हैं और कराची में लैंड करते हैं। जब कराची में लैंड करते हैं तो कराची तो चौक होगा ना। अगर गवर्नमेंट के पास इतने वेंटिलेटर्स हैं कि जो वो कह रहे हैं 30% है, तो भाई मैं कहता हूं कि उसमें से आप उस जो बचे हुए हैं 70%, उसके 50% ही आप कराची में और लाहौर में और जो बड़े शहर में भिजवा दें, वजह बात है यहाँ के लोग परेशानी से बच सकें। ऑब्वियसली हमें एहतियात करनी होगी, गवर्नमेंट को फैसिलिटीज भी बढ़ानी होगी। क्विकली ये बता दीजिएगा कि सैचुरेशन पॉइंट की बात होती है, वो कब तक नजर आ रहा है आपको कोरोना का? सैचुरेशन पॉइंट से मैं समझा नहीं। सैचुरेशन तो भाई अचीव हो चुकी है। आपके पास जो कैपेसिटी है वो तकरीबन फिल हो चुकी है। बहुत मुश्किल से अगर 90% जो है वो आईसीयू की ऑक्यूपेंसी हो जाए तो इसका मतलब है कि आप सैचुरेट हो चुके हैं। और बाकी जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है या एचडीयू होता है, उसमें भी तकरीबन जो है वो 80% 85% है। और घरों में बेशुमार लोग हैं, तो अब इन घरों में जो एक बड़ी तादाद मौजूद है उसमें से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जो कि खुद घरों में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्चुअली सिचुएशन जो है वो इतनी वनरेबल हो चुकी है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो खुदा ना खास्ता मैं सोचती हूँ कि कितना अलमनाक होगा वो कि सड़कों पर इलाज करना पड़े या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस सिचुएशन में हम जाएं कभी। आप लोग अपना ख्याल खुद रखें, अपनी फैमिली का ख्याल खुद रखें। और यही बात है कि ये इक़दाम कत्ल है या खुदकुशी है। अगर आप कोरोना में एसओपीज़ को फॉलो नहीं करें तो प्लीज़ 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 एसओपीज़ को फॉलो कीजिए। स्टे एट होम, अपना और सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।